हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अल्पना कुमारी, एमबीबीएस सेकेंडरी स्टूडेंट। और हम नाइट्रोजन फैमिली को आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। और नाइट्रिक एसिड पे हमने छोड़ा था, नाइट्रिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला रटना है, हाइपोनाइट्रस एसिड, क्योंकि अगर मैचिंग में आ गया तो फिर आप याद करोगे कि कहाँ था। सो दिस इज़ H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड। थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब हाइपोनाइट्रस एसिड ये है या HNO2 है, तो दैट इज़ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड यू नो HNO3। HNO3 हमें पढ़ना है बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम HNO3 की बात कर लें तो ये कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी एक्सचेंज रिएक्शन दी है जिसमें उन्होंने सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा के बनाया है, ठीक है। उसके साथ ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेनली बाई ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ये देखो, ये क्योंकि ये नाम दे दिया इन्होंने, ऊपर से एनसीईआरटी में जब कोई ऐसे रिएक्शन का नाम होता है तो वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस आपको याद करना है। करना क्या होता है, अमोनिया का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन कराते, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते फ्रॉम एयर, दिस वन इज एयर। तो पहले क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके HNO3 बना लेगा और NO गैस रिसाइकिल हो जाएगी। तो ये बहुत आसान हो जाता है ऐसे जल्दी समझ लेने में कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या हुआ, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ, किस में, NO में हुआ। NO ने अगेन O2 से रिएक्ट किया, क्या बनाया, NO2 बनाया। NO2 ने वाटर से रिएक्ट कराया करके क्या बनाया, HNO3 बनाया, साथ ही साथ NO रिसाइकिल हो गया। तो उन्होंने लिख रखा है दिस फॉर्म रिसाइकिल्ड एंड एक्वस HNO3 कैन बी कंसनट्रेटेड टू 68% बाय मास। तो ये हमें स्टोर करके रखना होता है, इसलिए 68%। तो हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है 68%। अब हम आ जाते हैं कि इन एक्वा सोल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग हाइड्रोनियम आयन, ये H+ रिलीज करता है, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अटैक मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल सच एस गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़ के ज़्यादातर को ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इसमें हम ये देखेंगे कि डाइल्यूट अलग से रिएक्ट कर रहा है कुछ मेटल्स के साथ। बहुत सारे और मेटल्स हैं डी ब्लॉक के ही, जिनसे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करके अलग अलग साइड प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन हमें वो सब नहीं याद करने, क्योंकि एनसीईआरटी में कॉपर और जिंक दो चीज़ें बहुत अलग से दी हुई हैं। तो आपको कॉपर और जिंक का डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड दोनों याद रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंसनट्रेटेड कहीं पे भी होगा, किसी भी मेटल के साथ होगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देगा। कंसनट्रेट का याद रख लो, कंसनट्रेटेड किसी से भी रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये बात अलग है कि गोल्ड और प्लैटिनम से वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन फिर इसमें डाइल्यूट, अगर कॉपर के साथ अगर डाइल्यूट रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, और जिंक के साथ अगर डाइल्यूट रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और फिर नीचे लिखा है सम मेटल्स क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम डू नॉट डिजॉल्व इन कंसनट्रेटेड HNO3 बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। तो हमें ये पता है, ठीक है, कि क्रोमियम और एल्यूमिनियम ये लोग डिजॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसके साथ HNO3 ऑक्सीडाइज नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स। अब यहाँ पे इन्होंने अच्छी रिएक्शन दी है। कुछ नॉन मेटल्स हैं, आयोडीन को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन को CO2 में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फर को H2SO4 में और फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में। अब हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पे रिएक्शन दी हैं। आयोडीन को ये देखो HiO3 में आयोडिक एसिड, कार्बन को CO2 में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेकिन सबके साथ ही साथ तुम देख रहे हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल ही रही है, मतलब ऑक्सीडाइज खुद रिड्यूस होगा। यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, ठीक है, खुद रिड्यूस होगा ना अगर ऑक्सीडाइज करेगा। और यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो खुद रिड्यूस हो रहा है और साथ ही साथ इनको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो आयोडीन, आयोडिक एसिड, कार्बन, CO2 में एसिड देखो उसकी एक नेटिव मतलब एक नेचुरल जो जिसमें एग्जिस्ट करता है फॉर्म में, एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सल्फर। तो उसकी रिएक्शन जब उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो H2SO4 में, और यूं ही वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन होगी तो वो उसे फॉस्फोरिक एसिड जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है उसमें कन्वर्ट कर देगा। अब हम आ जाते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट पे। तो ब्राउन रिंग टेस्ट होता ये है कि नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में Fe+2 बदलता है, और ये उसकी एबिलिटी ही बेसिकली बाद में आगे चल के ब्राउन रिंग कलर का एक कम्प्लेक्स बना देती है। तो नाइट्रेट
मतलब Fe+2 अगर सोल्यूशन में होगा और आपके पास नाइट्रेट है तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में, और नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करके ये Fe+3 बना लेगा। लेकिन क्योंकि जब तक सारा कन्वर्ट नहीं हो जाता कुछ नाइट्रेट स्टिल वहाँ रहेगा, तो क्या होगा, वेट यहाँ पे लिखा है द लीस्ट रिएक्ट Fe+2 टू फॉर्म, हाँ तो स्टिल वहाँ पे Fe+2 और नाइट्रेट अभी बाकी है ना, और कुछ NO बन गया है, तो ये NO जाके Fe+2 से रिएक्ट कर लेता है एक्वा सोल्यूशन में ही, और ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये FeH2O का होल 5 NO, उस पर ओवरऑल चार्ज +2, सो दैट इज़ ब्राउन कलर कम्प्लेक्स। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी अच्छे से दिया हुआ है। मेजर यूज़ क्या है, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, जो कि फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ होता है। साथ ही साथ ये पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मैचिंग में आ सकता है, जब आप मेटलर्जी पढ़ते हो तो वहाँ पे आ जाता है। अब हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस पढ़ लें, तो वाइट और रेड फॉस्फोरस हमें बेसिकली पढ़ना है। रेड ब्लैक भी होता है, ब्लैक अल्फा बीटा फॉर्म भी होता है, बट दोज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अभी फिलहाल हमारे सिलेबस के लिए वाइट एंड रेड। तो वाइट और रेड में डिफरेंसेस आपको क्रिएट ऐसे मेकआउट करने आने चाहिए। वाइट क्या है, ट्रांसलूसेंट वाइट, वैक्सी सॉलिड है और पॉइजनस है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, एंड ग्लोज इन डार्क, दैट इज नोन एज केमिल्यूमिनेसेंस, डिजॉल्व इन बॉइलिंग NaOH, और उसके बॉइलिंग NaOH में डिजॉल्व होगा वाइट फॉस्फोरस। तो हमें ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बनाता है, उसका फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, NaH2PO2 1:1:2 का रेशियो है, ऐसे याद रख लेना, क्योंकि जल्दी से याद नहीं आता था कि ये तो याद आता है Na था, H था, P था, O था, लेकिन किसका कितना नंबर था, तो 1:1:2 से अगर आप याद रख सकें Na1H2P1O2, सो NaH2PO2 PH3 तो बन ही रहा है, फॉस्फीन बनाएगा। वाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल है, इसलिए मोर रिएक्टिव, इसीलिए ये रिएक्ट भी कर रहा है, इसीलिए हम ज़्यादातर जगह इसी की रिएक्शंस पढ़ते हैं। एंगुलर स्ट्रेन है, P4 मॉलिक्यूल है, 60 डिग्री का एंगल है, इट कैचेस फायर, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, P2O5 या P4O10 बना लेगा। टेट्राहाइड्रल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है P4 का। रेड फॉस्फोरस की बात करें, हीटिंग वाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन पे हीट करेंगे बहुत सारे दिनों तक, तब जाके हमारे पास रेड फॉस्फोरस आएगा, और उसके बाद रेड फॉस्फोरस को फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास सीरीज ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस अल्फा बीटा बनता है, वो सब हमें याद नहीं करना है। यहाँ से अगर देखो तो पॉजेस आयरन ग्रे लशर, इट इज़ ओडरलेस, नॉन पॉइजनस, वो पॉइजनस था वाइट फॉस्फोरस, इनसॉल्युबल इन वाटर, वो भी इनसॉल्युबल था लेकिन वो CS2 में सॉल्युबल था, यहाँ पे ये CS2 में इनसॉल्युबल है, ये CS2 में भी इनसॉल्युबल है, ठीक है। केमिकली रेड फॉस्फोरस मच लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस, इट डजंट ग्लो इन डार्क, ठीक है, हो गया याद हमें। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में बता रखा है। रेड फॉस्फोरस पॉलीमरिक इन नेचर होता है, ये याद रखना, यहाँ लिखा है, और ये डायग्राम बना है साइड में, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक्ड टुगेदर इन अ मैनर एज शोन। ब्लैक फॉस्फोरस अल्फा बीटा, और यहाँ पे LTBP में लिख रखा है, लो टेम्परेचर पे बीटा ब्लैक फॉस्फोरस एग्जिस्ट करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब। अब हम यहाँ से आ जाएँ तो फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विद वाटर और डाइल्यूट HCl। हम कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन या तो वाटर से करा दें या HCl से करा दें तो क्या बनेगा, फॉस्फीन बनेगा, और ये फॉस्फीन बनाने का मेथड है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है PH3 में ड्यू टू ड्रैगो रूल। जब आप ड्रैगो रूल पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि PH3 का हाइब्रिडाइजेशन मतलब कह सकते कि मतलब नहीं बताया जा सकता, इस तरीके की चीज़ है, तो वो सब तो ठीक है। यहाँ PH3 के बारे में मैंने एडिशनल लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे फिर वही रिएक्शन आ गई कि जब वाइट फॉस्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं एक्वस में सोल्यूशन में, तो फॉस्फीन बनता है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बनाता है। जब प्योर होती है फॉस्फीन तो नॉन इन्फ्लामेबल होती है, बट इन्फ्लामेबल हो जाती है जब कोई इम्प्योरिटी होती है, P2H4 या P4 की वेपर्स होंगी तो इम्प्योरिटी ही मानी जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें प्योर फॉर्म में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, HI से रिएक्ट करा मतलब HI मिक्स कर देंगे उस मिक्सचर में जिसमें इम्प्योरिटी के साथ साथ PH3 भी है। तो PH3 के साथ जब हम HI और बाकी सारे कंपाउंड भी होंगे, लेकिन HI जाके किससे रिएक्ट करेगा, PH3 से रिएक्ट करेगा, और PH3 से रिएक्ट करके PH4I बनाएगा। बाद में PH4I जो निकल आएगा उसे हम QH की हेल्प से PH3 वापस से रिसाइकिल कर लेंगे और हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि HI जाके रिएक्ट ही सिर्फ PH3 से करेगा। कलरलेस गैस है, रॉटन फिश स्मेल है, हाईली पॉइजनस है, एक्सप्लोड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ट्रेसेस भी मिल गए तो एक्सप्लोड हो जाएगी, जैसे ब्रोमीन गैस, Cl2 गैस और HNO3। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर,
Solution of pH3 in water decomposes in presence of light giving red phosphorus and H2. ये इंपॉर्टेंट है कि pH3 इन वाटर डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस मिलती है। यार ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है, मतलब याद रख सको तो बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ कॉपर सल्फेट मर्क्यूरी क्लोराइड में अब्जॉर्ब करा लेते हैं तो फास्फाइड बनाता है, मतलब करस्पॉन्डिंग फास्फाइड, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो वही रिएक्शन है PH3 HBr PH4Br। अभी PH3 HI की रिएक्शन पड़े ना, PH4I बनेगा, कुछ खास नहीं है इसमें। स्पॉन्टेनियस, ये इंपॉर्टेंट है यूज। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन इज टेक्निकली यूज्ड एज होम सिग्नल। होम सिग्नल का ये कंटेनर्स में क्या होता है ये याद रखना, बहुत बहुत बार पूछा गया। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 एंड कैल्शियम फास्फाइड CaC3P2, ठीक है। are pierced and thrown in the sea when the gas evolved, burn and serve as signal. It also uses smoke screens. यहाँ हो गया in what way it can be proved that pH3 is basic in nature। जब हम HI से रिएक्ट कराते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है shows that due to lone pair on a phosphorus atom pH3 act as Lewis base in the above reaction, ठीक है। बॉन्ड एंगल एंड PH4 इज़ हायर होगा ही क्योंकि लोन पेयर नहीं है, और जबकि फॉस्फीन पे लोन पेयर था। ये इंटेक्स क्वेश्चन हो गया आपका। और व्हाट हैपेंस इन व्हेन वाइट फॉस्फोरस हीटेड इन कंसंट्रेटेड एनएच सॉल्यूशन इनर्ट फॉस्फोरस ऑफ CO2 इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 सॉरी, तो PH3 फॉस्फीन गैस बनेगी, NaH2PO2 बनेगा, हमने याद कर रखा है। फॉस्फोरस के हैलाइड्स की बात करें तो दो हैं, PCl5 PCl3। बनाने की मेथड और उनकी हाइड्रोलिसिस, दो टाइप की रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये याद कर लेते तो आप ये मान लो कि आपके नाइट्रोजन फैमिली की अच्छी अच्छी चीज़ें आपने ग्रिप कर लिया। अब मैं बताती हूँ आपको, जो वाइट फॉस्फोरस है उसमें अगर आप 6Cl2 ऐड करते हो तो उसे एक्सेस नहीं माना जाएगा और वो PCl3 बना देगा। अगर 10Cl2 ऐड करते हो तो वो एक्सेस Cl2 माना जाएगा, एक्सेस क्लोरीन माना जाएगा, तो वो PCl5 बना लेगा। ये एक रिएक्शन होगी। एक तुम क्लोरीन से बना सकते हैं फॉस्फोरस के क्लोराइड, उसके साथ साथ हमें एक तो ये थायोनिल क्लोराइड और दूसरा सल्फोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। अब एक SOCl2 है और यहाँ पे एक SO2Cl2 है। यहाँ पे जब PCl5 की बात करते हैं तो आपको कैसे याद रहेगा, SOCl2 में कम एटम्स हैं, SO2Cl2 में ज़्यादा एटम्स हैं, इसलिए कम एटम वाला PCl3 बनाएगा और ज़्यादा एटम वाला PCl5 बनाएगा। ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस रटने के लिए बना रखी है मैंने ट्रिक। मुझे भी हमेशा मेरे आंसर सही हुए हैं, मुझे रटने से याद होती तो मैं टिक कर देती थी, आपको भी याद होगा, अच्छी चीज़ है। अब हाइड्रोलिसिस की बात कर लेते हैं। जब PCl3 के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H3PO3 बनेगा, और PCl5 की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H3PO4 बनेगा, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बनता है, बीच में PuCl3 बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बीच में PuCl3 बनता है और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो H3PO4 बनता है। तो याद हो गया आपको, H3PO3 PCl3 की हाइड्रोलिसिस से और PCl5 की हाइड्रोलिसिस से H3PO4 बनेगा अल्टीमेटली। पिरामिडल इन शेप है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है। और ये देखो 10Cl2 एक्सेस है, PCl5 बना रहा है, ज़्यादा आइटम वाला Sa2Cl2 ले रहे हैं तो PCl5 बन रहा है। यहाँ पे कलर्स याद रखना, PCl3 इज़ ए कलरलेस ऑयली लिक्विड है, PCl5 इज़ अ येलोइश वाइट पाउडर है, ओके। तो हो गया। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में देखो पहले PuCl3 बनाया और उसके बाद H3PO4 बना लिया अल्टीमेटली। PCl5 को हीट करेंगे तो PCl3Cl2 बनेगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और जब ऑर्गेनिक रिएक्शन आ जाती है तो जहाँ जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वहाँ पे PCl3 या PCl5 रिएक्ट करके अब उसको Cl से रिप्लेस कर देता है। तो वो बहुत कॉमन से क्वेश्चन है, बहुत हार्ड फास्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने दिया है कि PCl5 गैशियस और लिक्विड फेज में ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप शो करता है, जिसमें एक्सियल लेंथ जो है ये 240 pm, ये थोड़ी लेंदी होती है एज़ कम्पेयर टू 202 यानी आपके इक्वेटोरियल लेंथ, ठीक है। तो उसका रीज़न यहाँ दे रखा है, ड्यू टू द फैक्ट दैट एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर्स मोर रिपल्शन एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पेयर। तो ये उसका रीज़न हो जाएगा। सॉलिड स्टेट में हमें पता ही है ये आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये PCl4+ और PCl6-, और लिक्विड और गैशियस में PCl ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर। वाई PCl3 फ्यूम्स एंड मॉइस्चर, तो PCl3 हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो HCl बन जाएगा। HCl की ही वाइट फ्यूम्स होती हैं, हमें पता है। और ऑल द 5 bonds in PCl5 molecules are equivalent, no, justify your answer because of that लोन पेयर का स्ट्रेन है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा था ना, मोर रिपल्शन, एक्सियल बॉन्ड सफर्स मोर रिपल्शन।
ठीक है। उसके बाद PCl5 को हीट करेंगे, PCl3Cl2 बनेगा, बैलेंस रिएक्शन लिख दो PCl5 की हाइड्रोलिसिस से। ये देखो इंटेक्स क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स की बात कर लें तो बहुत ढंग से याद करना पड़ेगा। एक तो एक चीज़ याद कर लेना, मैंने तो ना ऐसे याद करे थे 312, 313 और 425, ठीक है। मतलब ऐसे तो याद नहीं होते जनरली, मैंने इसको स्टोइकोमेट्रिक से याद किया, 312, फिर 313, 425, फिर 426, 314, 427, बस इस लास्ट वाले की हम बाद में बात करते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ दिया है 312 की हम बात कर लें तो आपके जो स्टार्टिंग के 3 है, 312, 313 और 425 वाला जो एसिड है उसमें ही आपके पीएच बॉन्ड मिलेंगे और वही आपके थोड़े बहुत रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। तो आपका ये तो तय हो गया कि 312, 313, 425 में ही केवल पीएच बॉन्ड है। ये देखो मैंने लिख रखा है 2 पीएच बॉन्ड है, 1 पीएच बॉन्ड है, 2 पीएच बॉन्ड है, ठीक है। इसके अलावा 313, 425 ये दोनों ही डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं, क्योंकि आगे लिखा है कि जिनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएंगे, क्योंकि वो +1 में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो +4 या +5 में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि PP बॉन्ड किसमें है, तो 426 वाला जो है बहुत यूनिक है, इसमें PP बॉन्ड होता है। POP बॉन्ड देख लेते हैं किसमें है, 427 वाला जो है उसमें POP बॉन्ड होता है। इसके अलावा बाकी तो ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं। इसेंशियली एक P डबल बॉन्ड हो, एक POH बॉन्ड होगा ही होगा सब में। इसेंशियली एक P डबल बॉन्ड हो और एक POH बॉन्ड होगा ही होगा, चाहे जहाँ भी देख लो। तो ये तो आप कर दोगे, तो जब आपको ये, ठीक है, आपने कोई भी एसिड मिल गया, आपने लिख दिया कि इसेंशियली एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड होगा, एक POH बॉन्ड होगा, फिर क्या बचता है, फिर अगर आपके पास इन 3 में से कोई एक है तो आप क्या लिख देंगे, PH बॉन्ड लिख देंगे एडिशनली, बस। और आपके पास 426 है तो आप क्या लिख देंगे, PP बॉन्ड लिख देंगे। फिर आपके पास अगर 427 वाला है तो आप POP बॉन्ड लिख देंगे एडिशनली। तो यार यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें तो होता ही है सिर्फ POH और P डबल O बॉन्ड। 312, 313, 425 में PH बॉन्ड्स हैं आपके। और ये थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेना, बहुत वो नहीं है। ये 427 वाला थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है और 426 वाला भी एक है जिसमें PP बॉन्ड होता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सो एसिड, फॉस्फोरस टेट्राहाइड्रली सराउंडेड बाय, हमें पता है एटलीस्ट, हाँ, ऑल दिस एसिड कंटेन एटलीस्ट 1 PO बॉन्ड एंड 1 POH बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा। दी ऑक्सो एसिड इन विच फॉस्फोरस इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन +5 इन एडिशन कंटेन इन एडिशन टू P डबल बॉन्ड O एंड POH बॉन्ड, ठीक है। उसके अलावा इधर PP बॉन्ड होगा उनमें जिनकी +5 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनमें इधर PP बॉन्ड होगा या फिर PH बॉन्ड होगा, ऐसे लिखा, लेकिन दोनों नहीं होंगे, ठीक है। दीज एसिड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस टेंड टू डिस्प्रोपोर्शनेट टू हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दे रखा है एसिड विच कंटेन PH बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ये भी हमें पता है। PH bonds are not ionizable to give H+, these PH bonds, so they don't play any role in basicity, only those जो OH से अटैच है वो वाले हाइड्रोजन केवल बेसिसिटी में। और यार बेसिसिटी तो फिर भूलना ही मत, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिसिटी H3PO4 की 3, H3PO3 की। What happens when H3PO3 is heated, हमें पता है H3PO3 की हीट करने पे H3PO4 और PH3 बनता है, मतलब 313 को हीट करेंगे 314 और PH3 बनेगा। ये रिएक्शन लिखी है कि जैसे यहाँ लिखी है, हाँ, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और ये टेबल बहुत अच्छे से देखना है, हर बारी आती है भाई, तो किसी भी हाल में छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो बेसिसिटी वगैरह देख लेना, जितने POH बॉन्ड होंगे उतनी बेसिसिटी होगी। इसमें एक बेसिसिटी, इसकी 2, इसकी भी 2, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 4, ये लिखी है ना, इसकी 3, बस ऐसे याद हो। मेटाफॉस्फोरस का देख लेना यार, ये थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा है। 3 POP बॉन्ड है, 3 PO बॉन्ड है, 3 POH बॉन्ड है, बहुत अच्छा सा सिमेट्रिकल फॉर्म है। ये देखो लिख रखा है ना मेटाफॉस्फोरस, और इसका स्ट्रक्चर देख लेना तो मतलब मस्त है। बाकी चैप्टर बहुत ईजी है यार, अच्छे से रिएक्शंस याद कर लो, सब रटने वाली हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और इन दी एंड वही वीडियो को लाइक कर देना। आगे मैं सब ऑक्सीजन फैमिली पे लेक्चर अपलोड कर दूँगी जल्दी ही।